हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम कुछ लेने जा रहे हैं जो है वो हमारी डिस्कशन क्लास। ठीक है, यानी कि जो भी अब तक हमने जंतु तक में पढ़ा है, जितना भी कुछ पढ़ा उसके बारे में हमें डिस्कशन आज हम लेने जा रहे हैं। तो डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके जो आपने प्रीवियस पढ़ा है, जो हमने चर्चा करी है जिन भी चीज़ों के बारे में पूरे इस अध्याय के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पे एक कह सकते हैं कि हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आज शुरू करते हैं जंतु तक की एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें, एपिथेलियल ऊतक जिनकी कोशिकाएं टाइल्स की भांति परस्पर सटी होती हैं, किस में पाया जाता है। देखिए, हमने किसकी बात करी, एपिथेलियल की बात करी जो टाइल्स की तरह है। ठीक है, तो वो किस में है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी एपिथेलिया, टाइल्स की तरह जो दिखाई दे रही है, यानी कि टाइल्स की तरह कैसी, स्क्वामस टाइप की है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, आंत के आंतरिक स्तर में नहीं, आमाशय के आंतरिक स्तर में नहीं। और हम बात करें यहाँ पे किसकी, हम बात करें फैलोपियन नली का आंतरिक स्तर, तो क्या है ये जो टाइल्स की भांति जो कोशिका एपिथेलियल है ऊतक जो है, क्या वो नली का आंतरिक स्तर बनाती है, नहीं। ये किसका बनाती है, आहार नाल का बाहरी स्तर बनाती है। ठीक है बच्चों, किसका बनाती है, यह आहार नाल का बाहरी स्तर बनाती है, जो हमारी एपिथेलियल ऊतक होती है, जिनकी कोशिकाएं कैसी होती है, टाइल्स की तरह हमें दिखाई देती हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सरल स्तंभी एपिथेलिया जिसमें सूक्ष्मांकुर दिखाई देते हैं। ठीक है, सूक्ष्मांकुर मतलब माइक्रोविलाई की बात कर रहा है। ठीक है, सूक्ष्मांकुर दिखाई दे रहे हैं, सरल है यानी कि सिंपल है, स्तंभी मतलब कैसी, कॉलम की तरह है। ठीक है ना, स्तंभ की तरह खड़ी है, और एपिथेलिया तो यानी कि सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हो, माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो। तो ऐसा हमें कहां दिखाई देता है, कहां पर, हमारी मुख गुहा में। हमने पढ़ा था, ये आ रहा है याद आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्थित छल की एपिथेलियम पाई जाती है, सेम वही, स्थित छल की एपिथेलिया भी कहां पाई जाती है, हमारी मुख गुहा में। ठीक है, ना कि आमाशय में, ना कि आंत्र में, ना कहीं तिल्ली के अंदर यानी कि स्प्लीन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन से मुख गुहा तथा जो फेरिंग्स की नम सतह को घेरती है। अब देखिए, इसे पूछा है कि मुख गुहा और फेरिंग्स की नम सतह, यानी कि मुख गुहा की हम बात करें तो क्या यहाँ पे घनाकार उपकला होती है, सघन उपकला या घनाकार उपकला होती है, नहीं, ये नहीं होती। स्तंभाकार उपकला होती है कोलुमिनेटेड, हम बात करें स्तंभाकार उपकला की, यह भी उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, फिर हम बात करें कि इसकी ट्रांजिशनल उपकला की, तो ट्रांजिशनल उपकला भी इसमें उपस्थित नहीं होती है। इनमें से मुख गुहा जो फेरिंग्स की नम सतह को घेरती है वो कौन सी है, हमारी संयुक्त उपकला होती है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, किरेटिन विहीन स्त्रित शल की एपिथेलिया पाई जाती है, यानी कि किरेटिन विहीन जिसमें क्या है, किरेटिन अनुपस्थित हो, ऐसी स्त्रित शल की एपिथेलिया किसमें पाई जाती है, त्वचा में, नहीं। त्वचा तो क्या है, हमारे स्किन का बाहरी भाग है ना, आउटर कवरिंग है, तो त्वचा के अंदर क्या किरेटिन विहीन पाई जाती है, नहीं। आमाशय में, बिल्कुल आमाशय में भी नहीं, क्योंकि आमाशय क्या है, आउटर और इनर यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से है। ठीक है, तीसरा हम बात करें कि इसकी ग्रासनाल में, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ग्रासनाल क्या है, ग्रासनाल के अंदर हमारी किरेटिन विहीन स्थित छल की एपिथेलिया इसमें पाई जाती है, जबकि छोटी आंत में ये नहीं पाई जाती। तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रासनाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, गलत युग्म को चुनिए। यहां पर हमें गलत युग्म को चुनना है। तो देखिए क्या है, पक्षमाभी उपकला उपस्थित होती है ब्रोंकियल्स एवं फैलोपियन नलिका में, हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ब्रोंकियल्स में और फैलोपियन नलिका में उपस्थित होती है। ठीक है, संयुक्त उपकला लार ग्रंथि की नलिकाएं बनाती है, बिल्कुल संयुक्त उपकला बनाती हैं। ठीक है, फिर सघन नियमित कंडर तथा स्नायु बनाती हैं, सघन नियमित तो संयोजित कंडर तथा स्नायु को भी बनाती हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, फिर हम अगली बात करते हैं किसकी, वायवीय ऊतक त्वचा में उपस्थित, नहीं। हमारी त्वचा में कहाँ वायवीय ऊतक उपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं ना, ये कहाँ मिलते हैं, हमें एल्वलाइज में मिलते हैं। इसका मतलब कौन सा गलत है, ये। तो इसका मतलब अब जो आपका आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, केवल और केवल कौन सा होगा, आपका डी, यानी कि जो वायवीय ऊतक है वो त्वचा में उपस्थित नहीं होते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रुधिर वाहिनी और हृदय की आंतरिक स्तर को टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है। किसका कारण है? देखिए हमने बात करी थी रुधिर वाहिनी के अंदर, यानी कि टेसिलेटेड यानी कैसी, लहरदार। कैसी बात करी थी हमने? लहरदार एपिथेलियम, जिसको हम टेसिलेटेड एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो हमें कहाँ, उसको किस कारण से हम ऐसे कहते हैं? तो हम क्या कह सकते हैं, सामान्य शल की उपकला लहरदार होने से, ठीक है, या सामान्य शल की उपकला टाइल्स की भांति होने से, या सामान्य घनाकार लहरदार होने से, या सामान्य स्तंभी होने से। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे रुधिर वाहिनी और उसके हृदय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी होगी हमारी, जो होगी वो सामान्य शल की उपकला लहरदार होगी। इसी वजह से क्या होता है, जो रुधिर वाहिनी और हृदय की जो आंतरिक स्तर होती है उसको हम टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार योग्य व जल प्रतिरोधी उपकला। अब बताइए, क्या घनाकार उपकला प्रसार योग्य है? नहीं। शल की उपकला? नहीं। प्रसार कहाँ हो रहा है? प्रसार योग्य अपने आप को फैला रही है, यानी कि किस तरह से, स्ट्रेचेबल की बात कर रहे हैं, प्रसार उपकला। ठीक है, और जल प्रतिरोधी, तो वो कौन सी होती है? जल प्रतिरोधी प्रसार उपकला कहाँ पाई जाती है? यह हमारे अंतर्वर्ती में। कौन सी उपकला होती है? अंतर्वर्ती उपकला होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की जो प्रगुहा है और मेरुरज्जु की केंद्रीय नाल की लाइनिंग किसकी बनी होती है? यानी कि मस्तिष्क की प्रगुहा और मेरुरज्जु, ठीक है ना, उसकी क्या कर रहा है? ये केंद्रीय नाल की लाइनिंग्स के बारे में बात कर रहा है। ये किससे मिलकर बनी होती है? तो आपने पढ़ा होगा, हमने बात करी थी किसकी, देखिए 3 तरह की जर्म लेयर थी, एंडोथेलियम, मेसोथेलियम, ठीक है ना, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लाइनिंग्स हैं वो किसकी बनी है? यहाँ पे हमने बात करी थी किसकी? एपेंडाइमल उपकला की। ठीक है, तो इसकी लाइनिंग किसकी बनी हुई होगी? इसकी जो लाइनिंग बनी हुई होगी बच्चों, वो बनी हुई होगी आपकी एपेंडाइमल उपकला की। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकला जो एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है। किस उपकला की बात कर रहे हैं? ऐसी उपकला जो कि एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनती है और विसरण का कार्य करती है, यानी कि चपटी है, चपटी उपकला की बात कर रहा है ये, फ्लैट सेल्स, ठीक है ना, कि पतले स्तर से बनता है और विसरण का कार्य, विसरण मतलब यहां पर डिफ्यूजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? यहां पर ये डिफ्यूजन यानी कि विसरण की बात कर रहा है। ठीक है, का कार्य करती है, वह पाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो वह पाई जाती है किसमें? बताइए मुझे, रक्तवाहिनी की भित्ति में, ग्रंथि की नलिका में, नेफ्रॉन की नलिका में, या सभी में? चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर। ठीक है, तो ये कहां पाई जाएगी? विसरण की बात कर रही है, तो ये कहां? रक्तवाहिनी की भित्ति में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तेल ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां कैसी होती हैं? देखिए हमने ग्लैंड्स की बात करी थी। ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं? तेल ग्रंथियां होती हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेशन होता है उनका, ठीक है ना। तो ऑयल का जो सीक्रेशन करती हैं वो हमने, याद कीजिए, पढ़ी थी किस तरह की? सरल शाखित और कुपिकीय होती हैं। कैसी होती हैं? यह सरल शाखित और कुपिकीय होती हैं। ठीक है, संयुक्त नलाकार कुपिकीय नहीं होती है, संयुक्त नालाकार भी नहीं होती है, संयुक्त कुपी नहीं होती है, लेकिन सरल शाखित कुपिकीय होती है, यानी कि ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कुपिकाओं का स्तर और रक्त वाहिनियों का अस्तर की उपकला किसकी बनी होती है? देखिए कुपिकाओं के स्तर की बात कर रहा है और साथ ही जो रक्त वाहिनियों का अस्तर है, अभी हमने किसकी बात करी? किस उपकला की बनी होती है? स्क्वामस यानी कि शल की उपकला की बनी हुई होती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्वर्ती उपकला, अंतर्वर्ती यानी कि आंतरिक स्तर जो बना रही है। ठीक है, आंतरिक स्तर घनाकार जो कि संयोजी ऊतक पर स्थित होती है, आंतरिक स्तर स्तंभाकार जो कि संयोजी ऊतक पर स्थित होती है, और आंतरिक स्तर जो मोतिकाकार जो कि आधार कला पर उपस्थित होती है। अब देखिए ये पूछ रहा है अंतर्वर्ती उपकला के बारे में, यानी कि जो इंटरनल वाल है, अंतर्वर्ती उपकला है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो अंतर्वर्ती उपकला कैसी होती है? आंतरिक स्तर कैसा होता है उसका? घनाकार होता है जो कि संयोजी ऊतक पर स्थित होता है, क्योंकि संयोजी ऊतक से क्या मिल रहा है? संयोजी ऊतक से इसको पोषण मिल रहा है। ठीक है, तो अंतर्वर्ती जो उपकला होती है वो क्या है? स्तर घनाकार है जो कि संयोजी ऊतक पर स्थित है, इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? पहला ही करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए आंतरिक स्तर कैसा है, स्तंभाकार, जो कि संयुक्त ऊतक पर स्थित होता है, नहीं, ये अंतर्वर्ती उपकला में नहीं है। आंतरिक स्तर मोतिकाकार, जो कि आधार कला पर उपस्थित होता है, ये भी नहीं है। आंतरिक स्तर छाताकार एवं जो कि आधार कला पर स्थित होता है, ये भी नहीं है। तो अंतर्वर्ती उपकला में हमारा आंसर क्या होगा, आंतरिक स्तर जो कि घनाकार है और जो संयुक्त ऊतक पर स्थित होता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेस्मोसोम्स, ठीक है। देखिए आपको याद हो हमने जब उपकला के बारे में शुरू में चर्चा करी थी हमारे अध्याय में, तो हमने डेस्मोसोम्स के बारे में पढ़ा था। डेस्मोसोम्स को हम क्या कहते हैं, एडहेरिंग जंक्शंस के नाम से भी जानते हैं ना, ठीक है ना। तो डेस्मोसोम्स क्या काम करते हैं, दो प्रकार की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उनको परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जो इनके अंतर्वर्ती प्रवर्ध रहते हैं ना, वो कैसे एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कुछ, ठीक है ना, अंतर्वर्ती प्रवर्ध, उनको हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उपकला कोशिकाओं को जोड़ने वाले हैं। देखिए पहला ही आपका आंसर निकल के आता है, क्योंकि डेस्मोसोम्स क्या करते हैं, उपकला कोशिकाओं को परस्पर जोड़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आंख का जो कोरोइड है वो किससे आस्तरित होता है, घनाकार होता है, श्लेष्मिक होता है, सिलेटेड होता है या फिर स्तंभाकार होता है। देखिए हमने आइज में कोरोइड की बात भी करी थी। जो आइज में जो कोरोइड उपस्थित होता है वो कैसा होता है, देखिए उसमें आंख का जो हम बेसिकली कोरोइड की बात कर रहे हैं, तो कोरोइड कैसा होगा, ना तो वो सिलेटेड हो गया, ठीक है, ना वो स्तंभाकार होगा, वो कैसा होगा, घनाकार होगा, ठीक है। किस प्रकार का होगा, घनाकार आस्तरित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए बात आपको यहां तक समझ में? चलिए ब्रुश बॉर्डर जो एपिथेलियम है, जो उपकला है, कहां हमें देखने को मिलती है। देखिए ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की बात कर रहा है, हमने पढ़ा था किसमें, यूरिनरी वाले पार्ट में। जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है हमें कहां देखने को मिलती है, नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन में किसमें, डीसीटी या पीसीटी वाले पार्ट में हमें ये देखने को मिलती है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हमारे पीसीटी वाले पार्ट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये देखिए यही है हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी। इट्स ए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसमें हमें कैसी उपकला देखने को मिलती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, यानी कि ब्रश बॉर्डर उपकला हमें देखने को मिलती है। आई बात समझ में? चलिए सिंपल से आपको सीधा, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको सिंपल एक लाइन के अंदर इसका पूरा आंसर पता पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए रेटिना तथा थायराइड की उपकला किस प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। अब देखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो कोरोइड है वो किससे मिलकर बना है, घनाकार उपकला से। तो यहाँ भी क्या है, जो रेटिना और तो थायराइड की जो उपकला होती है वो किस प्रकार की बनी होती है, यहाँ रेटिना से क्लियर हो रहा है। किस प्रकार की उपकला मिलेगी आपको यहाँ देखने की, आपको मिलेगी यहाँ पे केवल घनाकार उपकला, ना कि श्लेष्मिक व घनाकार, ना कि स्तंभाकार व घनाकार, और स्तंभाकार और श्लेष्मिक नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ आपको कैसे देखने की मिलेगी, यहाँ आपको मिलेगी केवल घनाकार उपकला देखने को मिलेगी। किसमें, हमारे रेटिना और थायराइड के अंदर। आई बात बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रक्त वाहिनी की दीवार का अस्तर किसका बना हुआ होता है। देखिए अभी हमने बात करी थी फ्लैट सेल्स, रक्त का वाहिनियों का जो स्तर है किसका बना है, सरल शल्की यानी कि स्क्वामस टाइप की जो है, ठीक है ना, उपकला से बना हुआ। तो सीधा यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आ रहा है, रक्त वाहिनी की दीवार का अस्तर किससे बना होता है, सरल शल्की उपकला से बना हुआ होता है, ना कि आभासी स्तरित उपकला से, ना सरल घनाकार उपकला से, ना पक्षमाभिकाय स्तंभीय उपकला से। किससे मिलकर बना होता है, आस्तरित होता है, ये हमारी सरल शल्की उपकला से आस्तरित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अमाशय, मलाशय तथा कोलन, यानी कि अमाशय और मलाशय तथा कोलन की बात कर रहा है, जो उसका आंतरिक स्तर है वो किससे बना होता है। देखिए हमने किसकी बात करी थी, जब हमने पढ़ा रक्त के वाहिनी स्तर की, तो रक्त का क्या है, सरल शल्की उपकला से मिलकर बना है। अब ये क्या है, आमाशय की बात कर रहा है तथा कोलन का आंतरिक यानी कि इंटरनल लेयर जो है वो किससे मिलकर बनती है। हमने बात करी थी किसकी, स्तंभ यानी कि कोलुमिनार एपिथेलियम की। कैसी, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम जो होती है वो क्या करती है, आमाशय का, मलाशय का तथा कोलन का आंतरिक स्तर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सरल शल्की उपकला का बना होगा, नहीं। सरल घनाकार उपकला का, नहीं, यहाँ पे घनाकार उपकला भी नहीं होगी। यहाँ पे कैसी होगी, सरल स्तंभी उपकला, बिल्कुल। ये कैसी होगी, सरल स्तंभी उपकला की बनी हुई होती है, जो हमारे आमाशय, कोलन और
जो अमाशय कॉलन और मलाशय का जो आंतरिक स्तर है वह स्तरल स्तंभी उपकला का बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपकला उतक में आधार कला किसकी बनी होती है? याद कीजिए, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? उपकला उतक के, ठीक है ना। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, उपकला उतक है, ये हमने बात कर रहा था किसका? म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ना कि खाली ग्लाइकोप्रोटीन से, ये भी गलत है। पॉलीपेप्टाइड से नहीं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से नहीं, ये बनी किससे होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड एवं ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, देखिए सीधा सीधा आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ही आपको पता है उपकला उतक किस आधार कला की बनी है, तो आधार कला कौन कौन सी है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेफ्रॉन में बोमन संपुट किसके बने होते हैं? देखिए अभी हमने बात करी थी, नेफ्रॉन में हमने दो पार्ट की बात करी, पीसीटी डीसीटी वाले पार्ट की बात करी। इसमें जो बोमन संपुट है, ठीक है, ये किसके बने हुए होते हैं बताइए? घनाकार उपकला, स्तंभी उपकला, शल्की उपकला या ग्रंथिल उपकला। हमने नेफ्रॉन के बारे में भी चर्चा करी थी, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन में हमने किसकी बात करी है? किस तरह की उपकला हमें देखने को मिली है? हमने अभी भी देखा था किसकी? शल्की उपकला। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? शल्की उपकला, क्योंकि नेफ्रॉन का जो बोमन संपुट है वो उसमें शल्की उपकला हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्तन ग्रंथि की स्त्रावी नलिका किसकी बनी हुई होती है? देखिए स्तन ग्रंथि यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेमोरीज। स्तन ग्रंथि, जो स्तन की जो ग्रंथि होती है, ठीक है ना, उसकी स्त्रावी नलिका यानी कि जहाँ से क्या होता है, जो स्त्रावण होता है वह किसका बना हुआ होता है? तो स्तन ग्रंथि, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। स्तरित घनाकार उपकला, स्तरित स्तंभी उपकला, स्तरित शल्की उपकला और आभासी स्तरित उपकला। अब देखिए हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा करी हुई है, ठीक है, कि जो स्तन की ग्रंथि है उसमें क्या होता है कि जो उपकला उपस्थित होती है वो कैसी होती है? घनाकार होती हैं। स्तन में जो ग्रंथियां होती हैं उसमें कैसी उपकला उपस्थित होती है? घनाकार उपकलाएं उपस्थित होती हैं, और वहां से वो क्या करती है? स्त्रावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो स्तरित घनाकार है वो कैसी उपकला होगी? इसके अंदर स्तरित घनाकार उपकला उपस्थित होगी। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि की जो पुटिकाएं हैं किसकी बनी हुई होती हैं? देखिए थायराइड ग्रंथि का कारण क्या है? अगर कोई थायराइड ग्रंथि की हम बात करें तो इसमें क्या लेवल किसका बढ़ता है? T3 और T4 और TSH, तीन तरह के लेवल होते हैं, वो बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे वो नहीं पूछ रहा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये कि थायराइड ग्रंथि की जो पुटिकाएं होती हैं वह किसकी बनी होती हैं? क्या सरल शल्की उपकला की बनी हुई होती हैं, या सरल घनाकार उपकला की बनी हुई होती हैं, या स्तरित शल्की उपकला की बनी हुई होती हैं, या फिर स्तरित घनाकार उपकला की बनी हुई होती है? देखिए थायराइड ग्रंथि के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो थायराइड ग्रंथि जो है क्या सरल शल्की उपकला से मिलकर बनी है? नहीं, सरल शल्की उपकला से थायराइड ग्रंथि नहीं बनी है। ठीक है, सरल घनाकार उपकला है? नहीं, सरल घनाकार उपकला हमें कहाँ देखने को मिली? बोमन संपुट के अंदर। ठीक है ना, सॉरी बोमन संपुट में नहीं देखने को मिली है, हमें वहां पे शल्की उपकला देखने को मिली थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें स्तरित शल्की उपकला, ठीक है ना, नहीं। तो यहाँ पर हमें किस तरह की देखने को मिलती है? स्तरित घनाकार उपकला हमें देखने को मिलती है स्तरित शल्की उपकला, किसमें? थायराइड ग्रंथि की पुटिकाओं के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जठर ग्रंथियां होती हैं किस तरह की? देखिए जठर ग्रंथियां, जहां से क्या होता है? स्त्रावण होता है। अब जो जठर ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं? वो स्त्रावण करती हैं। कहाँ पे? हमारे भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, तो जठर ग्रंथियां जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, किस तरह की होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? जो जठर ग्रंथियां होती हैं वह सरल नलाकार नहीं है, सरल कुंडलित नलाकार भी नहीं है, लेकिन कैसी हैं? शाखित नलाकार हैं, यानी कि ब्रांच्ड ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर उपस्थित होती हैं। आई बात समझ में बच्चों आपको? ठीक है, तो जठर ग्रंथियां कैसी हैं? यहाँ पे शाखित और नलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रोमाभी उपकला पाई जाती है, ठीक है ना, रोमाभी उपकला की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो रोमाभी प्रकार की उपकला होती है वह किस में पाई जा रही है? क्या श्वासनाल में? नहीं, श्वासनाल के अंदर रोमाभी उपकला उपस्थित नहीं होती है। आमाशय में? नहीं, आमाशय में भी रोमाभी जो उपकला है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, भोजन नलिका में? छोटी आंत में? बिल्कुल हाँ, रोमाभी उपकला क्या होती है? छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, और भोजन नलिका में नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो रोमाभी उपकला है वो किस में पाई जा रही है? हमारे छोटी आंत के अंदर
पाई जा रही है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, 25 नंबर का क्वेश्चन देख लिया हमने। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उपकला उतक का अभिलक्षण है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि उपकला उतक क्या अभिलक्षण क्या है। कभी ग्रंथियों का निर्माण नहीं होता, कोशिकाएं तीव्र विभाजन कर सकती हैं, अति संवहनीयता होती है, या अधिक अंतरा कोशिकीय रिक्त स्थान होता है। देखिए, हमने जब उपकला उतक के बारे में चर्चा करी थी तब हमने क्या पढ़ा था, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कर सकती हैं, उनमें किस तरह का विभाजन देखने को मिलता है, उनमें हमें तीव्र विभाजन देखने को मिलता है। यानी कि क्या, वो अपने आप को क्या कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं, विभाजित कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका जो मेन अभिलक्षण है उपकला उतक का वो क्या होगा। उपकला उतक का अभिलक्षण क्या होगा, कोशिकाएं तीव्र विभाजन कर सकती है। लाइन टू लाइन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है कि जो इनके मेन लक्षण हैं, है ना, उपकला उतक के अभिलक्षण की बात करी तो यहाँ पे क्या हो गया, कोशिका तीव्र विभाजन कर सकती है। आई आपको बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, वॉकमान नलिका जुड़ी होती है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए, वॉकमान नलिका और कि हमने क्या बात करी थी, वॉकमान नलिका, दो तरीके की नलिका की बात करी थी। एक होती है हमारी हावर्शियन नलिका और दूसरी होती है हमारी वॉकमैन नलिका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि वॉकमैन नलिका किससे जुड़ी हुई है। सिंपल सी बात है, यहाँ क्लियर हो रहा है कि जो वॉकमैन नलिका होती है वह हावर्शियन नलिका से जुड़ी हुई होती है। सिंपल देखिए, थ्योरी बेस, फोर्थ आंसर हो गया इसका। हावर्शियन नलिका से वॉकमैन नलिका जुड़ी हुई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा हृदय बना हुआ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जब हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे उसके अंदर आएगा, पर मैं अभी चलो इसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम उसको बाद में पढ़ेंगे जब हम मस्कुलर टिश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा हृदय होता है ना, वो किससे बना हुआ होता है। वो हमारा हृदय जो होता है, जो उसमें उपकला उतक होती है, ठीक है, संयोजी उतक से मिलकर भी बना होता है। ठीक है, या फिर पेशी उतक भी होते हैं, मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और तंत्रिका उतक भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये हमारे चारों सही हैं। देखिए, उपकला उतक का बना होता है, ये भी सही है। संयोजी उतक इसमें उपस्थित है, क्योंकि उपकला उतक किस पर रहेगी भाई, अपना न्यूट्रिशन जो रहेगी, वो अपनी जो भरण पोषण करेगी वो किस पे करेगी, संयोजी उतक पे करेगी, ये भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेशी, हृदय किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पेशी उतक भी उपस्थित होंगे, और इसमें क्या होंगे, तंत्रिका उतक भी प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, हमारा हृदय इन चारों से ही मिलकर बना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो इन सभी से मिलकर क्या होता है, हमारा हृदय बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, कैल्सिफाइड उपास्थि मिलती है। देखिए, कैल्सिफाइड जो उपास्थि है ये हमें मिलती है मेंढक की प्यूबिस के अंदर। कहाँ मिलती है, मेंढक की प्यूबिस के अंदर। ये भी हम आगे वाले जब हम डिस्कशन करेंगे तब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं हम। काचाब उपस्थि मिलती है। देखिए, हमने किसकी बात करी थी, काचाब उपस्थि, आपको याद आ रही है, हमने उपास्थियों में बात करी थी। तो जो काचाब उपास्थि है ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, काचाब उपास्थि में देखने को मिलती है हमारी जो स्वर यंत्र की सेंटोरिन उपास्थि, इसमें नहीं, ट्रेकियल वलय या श्वासनाल की वलय में, एपिग्लोटिस में, या यूस्टेकियन नलिका में। तो ये हमें जो काचाब उपास्थि है ये हमें देखने को मिलती है हमारी श्वासनाल में, यानी कि ट्रेकियल वाले पार्ट में, श्वासनाल की वलय के अंदर जो है काचाब उपास्थि उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूखी अस्थि यानी कि ड्राइड बोन रखती है। अब जो हमने, आपको याद हो, हमने बात करी थी ड्राइड बोन की, यानी कि सूखी अस्थि की। जब कोई बोन ड्राइड हो जाती है, ठीक है, सूखी अस्थि है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, क्या हमें इसमें मैट्रिक्स मिलती है, नहीं, इसमें हमें मैट्रिक्स का पार्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या है, ड्राइड है, बिल्कुल सूख चुका है। ठीक है, इसमें लैकुना मिलता है, कैनुलेकुलाई, नलिकाएं और मज्जा गुहा। देखिए, जब ड्राइड बोन है तो उसके अंदर क्या है, इस तरह के जो लिक्विड मटेरियल, जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। ड्राइड बोन के अंदर हम बात करते हैं तो, ठीक है, जीवित कोशिका और ऑस्टियोसाइट्स मिलते हैं, नहीं। इसमें क्या मिलता है, हमें सिर्फ और सिर्फ सूखी अस्थि यानी कि ड्राइड बोन के अंदर हमें केवल और केवल खनिज लवण मिलते हैं।
क्या मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ खनिज मिलते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ खनिज। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लेविकल है। अब देखिए, क्लेविकल बोन की बात कर रहा है। क्लेविकल क्या है? ये हमारी क्लेविकल बोन है, ठीक है। तो क्लेविकल को क्या बोलते हैं हम? सिंपल सी बात है, कलाजात अस्थि के नाम से जानते हैं। सीधा ही इसका आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। हैवर्शियन नलिका रखती है, देखिए अभी अभी मैंने बात करी वॉकमैन नलिका और हैवर्शियन नलिका जुड़ी हुई रहती है ना, ठीक है। तो जो हैवर्शियन नलिका है वो क्या रखती है? रुधिर वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं। सिंपल सी बात है, पहला ही आंसर निकल के आ रहा है, क्योंकि हैवर्शियन नलिका क्या मिलती है हमें? रुधिर वाहिनी तथा तंत्रिकाएं ये रखती हैं, ठीक है। ना कि रुधिर वाहिनियां केवल, ना कि केवल लिम्फोसाइट्स, केवल संयुजता, ये रखती है दोनों, रुधिर वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं हैवर्शियन नलिका में उपस्थित होती है। एक सेकेंड, 34। चलिए, निम्न में से कौन सी कोशिका कोलेजन स्रावित नहीं करती है? ठीक है, देखिए कौन सी कोशिका जो कोलेजन का स्रावण नहीं करती? ऑस्टियोब्लास्ट नहीं करती, कॉन्ड्रोब्लास्ट नहीं करती। ऑस्टियोब्लास्ट किसका करती है? ऑस्टियोब्लास्ट क्या बना रही है? ऑस्टियोब्लास्ट इसका नहीं करती। कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो भी नहीं करती, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट है वो भी कोलेजन स्रावित नहीं करती, ठीक है ना। ऑस्टियोब्लास्ट तो क्या बनाती है? बाहर का पार्ट, आंतरिक पार्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स को रिलीज है, ऑस्टियोब्लास्ट है, फिर ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है ना। कॉन्ड्रोब्लास्ट है, फिर कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। तो इस तरह से फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोसाइट्स हैं, ठीक है। तो लेकिन जो कोलेजन का स्रावण करती हैं वो कौन करती हैं? मास्ट कोशिकाएं करती हैं, जिन्हें हम मास्ट सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? मास्ट कोशिका। भूरी वसा या भूरी वसीय कोशिका क्या रखती हैं? ठीक है, तो हमने बात करी थी व्हाइट फाइब्रस के बारे में, ठीक है ना। और फिर हमने बात करी थी किसके? ब्राउन फाइब्रस के बारे में, यानी कि भूरी वसीय कोशिकाओं के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो भूरी वसीय कोशिकाएं होती हैं ये क्या रखती हैं? केवल एक वसीय कणिका? नहीं, केवल वसीय कणिका नहीं रखती हैं, एक से अधिक वसीय कणिका हम कह सकते हैं कि नहीं। जो भूरी वसा है वो कैसा है? चारों तरफ क्या है? इसमें जो केंद्रक होता है वो मध्य भाग से थोड़ा सा कहते हैं पश्चिम भाग में या स्थित होता है। तो इसके केंद्र में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या होती है? एक वसा गोलिका का निर्माण होता है। हमने याद करिए, पर चर्चा करी थी हमारे अध्याय में कि जो इसमें न्यूक्लियस है वो कैसा है? केंद्र में उपस्थित है, ठीक है ना। और साथ में क्या है? वसा गोलिका का इसके चारों तरफ निर्माण होता है। तो इसमें क्या होगा? भूरी वसा कोशिकाएं क्या रखती हैं? केंद्र में न्यूक्लियस तथा चारों तरफ वसा गोलिका रखती हैं, ठीक है। हिस्टियोसाइट्स जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, ठीक है। हमने बात करी थी किसकी? हिस्टियोसाइट्स की। तो जो हिस्टियोसाइट्स हैं वो क्या करती हैं? हिस्टियोसाइट्स भक्षण का कार्य करती है, यानी कि फैगोसाइटिक इनका नेचर होता है। ये क्या करती हैं? इनको खा जाती हैं। तो हिस्टियोसाइट्स क्या कर रही हैं? जीवाणुओं का भक्षण कर रही हैं। तो इसका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टियोसाइट्स जीवाणुओं का भक्षण कर रही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्लाज्मा कोशिका, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्लाज्मा सेल्स की बात हो रही है। तो प्लाज्मा सेल्स क्या कर रही हैं? बी लिम्फोसाइट्स कोशिका का रूपांतरण है, एंटीजन स्रावित कर रही है, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन स्रावित कर रही है, या मैट्रिक्स तथा फाइब्रस को उत्पन्न कर रही है। हमने पढ़ा था जब हमने प्लाज्मा कोशिका के बारे में चर्चा करी थी। तो ये क्या करती है? प्लाज्मा जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी हैं? हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं उन्हीं का कोशिका रूपांतरण होता है। तो प्लाज्मा कोशिका कैसी हैं? बी लिम्फोसाइट्स की कोशिका का रूपांतरण है, ठीक है बच्चों। चलिए, शरीर को खींचने से मोच किस ऊतक में होता है? ठीक, अब यहाँ पे किसकी बात करें हम? शरीर को खींचने से जो मोच है वो किस ऊतक में हमें दिखाई देने को मिल रहा है? शरीर पेशियों में। मोच किस में आती है? पेशियों में आती है, लिगामेंट में आती है, टेंडन में आती है, या तंत्रिका में आती है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो लिगामेंट है वही क्या होता है? इंजर्ड होता है। तो शरीर को खींचने पर मोच कहाँ मिलेगी हमें? लिगामेंट में। कभी कभार आपको जब चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको लिगामेंट इंजरी हुई है, लिगामेंट में क्या हो गया है? खिंचाव आ गया है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? शरीर को खींचने पर मोचन, मोच जो किस ऊतक में होती है? वो होती है लिगामेंट के अंदर। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी कोशिका रक्त में सबसे ज्यादा है? अब देखिए, रक्त यानी कि ब्लड की बात हो रही है, तो ब्लड में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
प्लेटलेट्स, ये सभी बराबर हैं। देखिए WBC का जो काउंट है वो एज कंपेयर टू RBC कितना होता है, 600/1। अगर 600 RBC प्रेजेंट होगी तो 1% क्या होगी, उसके अंदर 1 WBC प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्लेटलेट्स काउंटिंग की हम बात करें तो प्लेटलेट्स काउंटिंग कितनी होती है, प्लेटलेट्स काउंटिंग एक नॉर्मल ह्यूमन में मिलती है 1.5 लाख टू 3.5, अराउंड इतनी ही मिलती हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, RBC की होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रक्त में पाई जाएंगी क्या है, रेड ब्लड कार्पसेस यानी कि RBC, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सामान्यतः एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का अनुपात कितना होता है। देखिए हमने बात करी थी किसकी, एल्ब्यूमिन की और ग्लोबुलिन की। तो ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन में जो अनुपात है वो क्या देखा था हमने, 2:1, यानी कि कैसा अनुपात रहता है यहाँ पर, 2:1 इसमें रेशो रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने जो है 40 क्वेश्चंस को हमने हमारे डिस्कस कर लिया है, और अगले हम जो चर्चा करेंगे अगले डिस्कशन पार्ट की, तो उसमें रेस्ट ऑफ जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसी के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।